हाय एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल सेल्फ स्टडी। हमारा आज का मुद्दा ये है कि आज हम बात करेंगे कि अपन बोलते तो हैं कि शिक्षा शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है किसी के विकास के लिए, किसी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये इसी की बात हम करेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में किस प्रकार से आया और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। जैसे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो अपन वैदिक काल की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आज जो हम शिक्षा देखते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के तौर पे देखते हैं, तो उसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे वैदिक काल की शिक्षा की। तो यहाँ पे हम वही शिक्षा बात करेंगे जो अंग्रेजों के समय से दी जाने वाली शिक्षा हमारी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक, इंडिया में कैसे हुआ, किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, तो हम आज यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बात बता देना चाहता हूँ कि वैदिक काल की शिक्षा एकदम से अलग थी। वो शिक्षा तो एकदम टॉप लेवल की थी, उस तरह की शिक्षा अभी दी ही नहीं जा सकती क्योंकि उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ करता था। जैसे कि गुरुकुल में रहना, गुरुकुल में क्या शिष्य को सारी तरह की स्किल भी डेवलपमेंट होता था, पाठ की चर्चा दी जाती थी, सोशलाइजेशन वाला प्रोसेस पूरा दिया जाता था। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो वो सारी चीजें हुई, उसके बाद फिर अपने यहाँ आए, कौन आए, अपन इन्वेजन हुए, कुछ मुगल आए, उसके पहले मुस्लिम कुछ आक्रमण हुए। जैसे तो मुगल के टाइम पे शिक्षा व्यवस्था थोड़ी सी मतलब वहीं से शुरुआत होती है कि मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था वहां से शुरू होती है और बढ़ते जाते हैं। कुछ मदरसे उसी समय डेवलप हुए अपने इंडिया में और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाए। उसके बाद फिर आज मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा बात करने का कि किस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा अपने देश में डेवलपमेंट किया। कुछ लोग मानते हैं कि जो अंग्रेजों का हमारे कंट्री में ये है कि जो बोलते हैं ना, कुछ लोगों के मुंह से आपने भी सुना होगा कि हमारे अगर देश में अगर अंग्रेज नहीं आए हुए होते तो शायद हम इस शिक्षा में आज तक पहुंच नहीं पाते और हमारा जो देश था वो हमेशा गरीब रहा होता और शिक्षा का डेवलपमेंट नहीं होता और हम इस तरह के सिविलाइज नहीं होते। जबकि ये बात मैं नहीं मानता हूँ, और क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन है कि कुछ मतलब जो आप अगर उनकी बात करेंगे शिक्षा का किस तरह डेवलपमेंट किया गया, किस तरह विकास कर रहे थे वो, तो उनके भी उसमें स्वार्थ एकदम झलक रहा था। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि क्योंकि शायद हम उनसे अच्छे और भी बन सकते थे, शिक्षा व्यवस्था हमारी और अच्छी व्यवस्था बन सकती थी अगर वो नहीं आए होते। उन्होंने केवल और केवल हमारा यूज किया। वो हमको शिक्षा क्यों दिए, इंग्लिश लोग शिक्षा हमको क्यों दिए, क्योंकि वो यूज करना चाहते हैं। कैसे हमको यूज करना चाहते हैं, स्किल बना के, और वो अपना प्रॉफिट चाहते थे। तो इंग्लिश मतलब ब्रिटेन वाले लोग हमको यूज करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने शिक्षा दी। देखिए, आप कहीं भी अगर आप भी कोई एम्पायर अगर जीतेंगे, कहीं आपका शासन चल रहा होता, तो आप मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर आपका एम्पायर है, तो वहाँ सारे लोगों को आप तो अपने यहाँ से ले नहीं जा सकते। तो इसी के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या सोचा था, इंडिया में भी कुछ ऐसे लोगों को विकसित किया जाए, ऐसे लोगों को शिक्षा दी जाए जो हमारे काम आ सके। केवल और केवल उनका शिक्षा का उद्देश्य यही था। आप उसमें गलत फहमी कभी मत रहे कि उनके कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था बनी है। अरे आप ये खुद सोच के देखिए कि जो हमारा गांव था, विलेज था, वहां पे लोग बहुत अच्छे से पहले से ही रहते थे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते थे, बढ़ई रहते थे, कुम्हार रहते थे, वहीं पे एक लोकल मार्केट हुआ करता था। तो देखिए वो, और वहीं पे अपना सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत खुशी और हंसी से जी रहे थे इंडिया के लोग। इतने में ये लोग आते हैं, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ भी शिक्षा चल रही थी बहुत प्रॉपर ढंग से। हाँ, ये था, इंग्लिश नहीं था, पर इंग्लिश क्या जरूरत है भाई, जब हमारा काम चल रहा है। एक इंसान को क्या चाहिए जिंदगी में, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे से रहना, भाईचारे से रहना, अपने समाज को एक साथ लेके चलना। वो सब चल रहा था, वो सब चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो
ये भ्रम आप आज से हटा दीजिए कि अंग्रेजों के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। तो मैं आज यहीं पे बात करता हूँ थोड़ा सा कि एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। और आज जैसे लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी हमारी है कौन सी, 2020 की नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। इस पे हम बात करेंगे कभी, ये इसका विकास कैसे हुआ। तो आज हमारा चर्चा का विषय यही रहेगा कि कहाँ से शुरू होती है एजुकेशन सिस्टम और कहाँ पे मोस्टली हम बात करें आज़ादी तक, किस तरह से हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम आए हैं और एजुकेशन सिस्टम किस तरह विकास। तो सबसे पहले ज़्यादा देर न करते हुए हम ये बात करेंगे वारेन हेस्टिंग, आपने खूब नाम सुना होगा। ये कौन थे, हमारे गवर्नर जनरल। देखिए आप थोड़ा उस समय का माहौल बना के रखिए और उस समय के माहौल को विजुलाइज करिए, किस तरह कंट्री रही होगी। चारों तरफ अंग्रेज, इंडिया के लोग गुलाम, उनको काफी सताया जा रहा है। धीरे धीरे कम्युनल बेस पे अलग भी किया जा चुका है, कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इंडिया में देखिए हिंदू मुसलमान और जाति इन सब की लड़ाई हमेशा से इंडिया में चलती आ रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, 1700 की अगर बात करें, 1773 में आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था, ठीक है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आने वाला था, ठीक है। तो 1781 में वारेन हेस्टिंग ने एक मदरसा कलकत्ता मदरसा की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट 1781 में कौन किया, वारेन हेस्टिंग ने कर दिया, ठीक। उस समय तत्कालीन कौन थे, गवर्नर थे। उसके बाद ये क्यों किया, मतलब मुसलमान और हिंदू ये आपस में लड़ते झगड़ते थे, अपनी समस्याएं लेके आते थे। तो इन्होंने क्या किया कि सोचे कि मदरसा की अगर स्थापना कर देंगे तो हम इनके कल्चर को, इनको रिलीजन को अच्छे से जान सकेंगे और जानने के बाद हम इनको और फूट डाल सकेंगे, समझ रहे हैं ना। ये इसलिए नहीं कि हम इनको उत्थान करेंगे इनकी, वो नहीं, इनका उद्देश्य केवल ये था कि इसको हम कल्चर को जान सकेंगे, इनके रिलीजन को जान सकेंगे और हम इनको और फूट डालेंगे, ये इनका उद्देश्य था। तो 1781 में पहले मुसलमानों से शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ईयर आता है 1791। ये ईयर क्यों आता है, ये आता है मदरसा की स्थापना, इसमें हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दिया, ठीक ना। हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दिया 17। इस समय डंकन का आपने नाम सुना होगा, ये हुआ करते थे मेन। तो इस तरह से दोनों, अभी हिंदू में भी ये किया गया कि हिंदुओं के कल्चर को हम जानेंगे, इनको रीत रिवाज को जानेंगे, इनके क्या क्या पूरे साक्ष्य है, पूरे पुराण है, उनको हम जानेंगे। उसके बाद फिर इनमें हम उस ढंग से और भी अच्छा, मतलब इनमें तोड़ मरोड़ कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से क्या किया गया, 1781 में 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक। अब इसके बाद एक बहुत ही, जैसा कि इंडिया में माना जाता है कि इंडिया में पहली बार शिक्षा नीति के पहला कदम कौन सा था, 1813 का एक्ट, 1813 एक्ट। कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट 1813 में ये कहा गया कि इंडिया में पहली बार शिक्षा को बढ़ाने के लिए, अब देखिए बात ये है कि हम देखिए हमारा ये पढ़ने का उद्देश्य है कि इसके सारे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो हमको फायदा हुआ ही कि उनके ये बनाने से। तो 1813 में पहली बार क्या किया गया, शिक्षा में पहली बार भारत में उद्देश्य लिया गया। इसमें तो बोला गया सबको पढ़ाओ, एजुकेशन टू ऑल, इसमें ये बोला गया, ठीक है। अब इसके तहत ये हुआ कि ये ब्रिटेन हुआ, यूके द्वारा क्या किया गया, 1 लाख रुपए दिया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यूके द्वारा 1 लाख रुपए दिया गया कि भारत में शिक्षा व्यवस्था पे, एजुकेशन सिस्टम पे इसको खर्चा किया जाए। अब इसको एजुकेशन सिस्टम में आ तो गया, अब इसको 2 भागों में बांटने में लड़ाई होने लगी। अब 2 भागों में बांटने में लड़ाई कैसे होने लगी, एक थे पाश्चात्य शिक्षा और एक दूसरे थे इंग्लिश, ठीक है।
अब इसमें क्या लड़ाई होने लगी कि अंग्रेज जो थे ये क्या चाहते थे, इंग्लिश शिक्षा को हम अपने यहाँ मतलब इंडिया में देंगे और हम अपने ढंग से उनको पढ़ाएंगे, अपने ढंग से उनको स्किल देंगे। ठीक, तो इंग्लिश पे जोड़ दिए। ये जो क्या चाहते थे, ये लोग इसमें क्या चाहते थे, जो शिक्षा है वो क्या है, वो अपने लोकल लैंग्वेज पे दिया जाए। इसमें लोकल, ठीक, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो जाता है कि 1 लाख रुपए कहाँ कहाँ खर्चा करें, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। लोकल वाले अपनी मांग मतलब ये चाहते हैं, जैसे इंडिया के लोग रहते हैं कुछ लोग, और उन्हीं में कुछ लोग ऐसे रहते हैं वो कहते हैं कि लोकल में हमको दिया जाए कुछ, और इंग्लिश वाले लोग कहते हैं इंग्लिश में हमको अच्छी शिक्षा दी जाए। हालांकि लास्ट में ये होता है जीत किसकी होगी, तो इंग्लिश की होगी। ठीक है, पास्ट वालों को इनको ओरिएंटलिस्ट बोला जाता था, जो क्या सपोर्ट करते थे, लोकल लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए। इंग्लिश वालों को क्या किया जाता, कहा जाता था एंग्लियस्ट, एंग्लिस्ट। ठीक, लास्ट में जीत किसकी होती है, लास्ट में ये लोग जो होते हैं ये जीत जाते हैं, मतलब कि 1 लाख रुपए को खर्चा किया जाएगा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में। ठीक, इतनी बात लिख लिया। अब बात चल रही थी 1813 की। फिर 1831 1 लाख रुपए के ये हो गया कि इंग्लिश में हमको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लागू होगा इंडिया में। ठीक है, हालांकि जो लोकल रहते हैं तो उनके लिए भी 30-35 हजार रुपए की व्यवस्था कर दी गई कि इसमें भी थोड़ा थोड़ा शिक्षा को बढ़ावा मिलता रहे। अब सबसे बड़ी उस समय क्रांति हुई। क्रांति क्या कहें, हमारे देश का दुर्भाग्य कहे, क्योंकि इसी टाइम 1823 के समय मिशनरी का आपने नाम सुना होगा। मिशनरी मतलब जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन का एजुकेशन सिस्टम, वो आए थे यूके से, इंग्लैंड से ही आए थे, पश्चिमी देशों से ही आए थे। तो उनको परमिशन यहाँ मिल गई कि आप यहाँ आइए और शिक्षा व्यवस्था को वो करिए। तो वो लोग क्या करने लगे, क्रिश्चियनिटी को यहाँ बढ़ाने लगे, प्रचार प्रसार। उसके साथ उन्होंने क्या किया, स्कूल खोल दिए, इंग्लिश शिक्षा स्कूलों में दिया जाने लगा, स्कूल खोल दिए मिशनरीज की, एंड क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने लगे। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे धर्म परिवर्तन भी कराना चाहते, बहुत उन्होंने फायदा भी उठाया, आज भी चल रहा है। आपने फिलहाल भी देखे होंगे कि जैसे भारत में स्कूल, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल, आपने सेंट जोसेफ, सेंट जावियर, ऐसे ऐसे करके इस तरह से बहुत सारे नाम होते हैं स्कूलों के जो इंग्लिश शिक्षा देते हैं, तो वहीं से आए हैं। तो 1823 इसी दौरान ये मिशनरी भारत आए, ये अपने प्रचार प्रसार करने के माध्यम स्कूल से ले लिया। और आजकल देख रहे हैं सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम के स्कूल, अगर अच्छी स्कूल में बोले जाए कहाँ है, तो बच्चा नाम बताएगा कि हम किसी क्रिश्चियन स्कूल में हैं। खैर, इनको बढ़ावा, अच्छी शिक्षा देते हैं, परंतु इंडिया में थोड़ा जो इनका एक कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा अच्छा नहीं रहता है कि जो धर्म परिवर्तन को वो करते हैं। हालांकि हर जगह नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। तो इस तरह से 1823 में इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में लागू हुआ। अब इसके बाद एक अगला सन आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1835। 1835, अब 1835 में क्या हुआ, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा। देखिए, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते। ठीक है, एक ने आपने नाम सुना होगा लॉर्ड मैकाले। अब लॉर्ड मैकाले क्या हुआ, लॉर्ड मैकाले क्या, लॉर्ड मैकाले ऐसा व्यक्ति था, उन्होंने इंडिया की जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी कल्चर है, जितने भी वेशभूषा, सबकी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने खूब सारी बेइज्जती किया, बोला कि यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते हैं, गंवार हैं, केवल और केवल इनको इंग्लिश शिक्षा में बहुत ज्यादा बल दिया, इंग्लिश एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इन्होंने बल दिया। ठीक है, कौन, लॉर्ड मैकाले ने।
ठीक। ये 1835 की हम अगर बात करते हैं उस समय की बात है, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश शिक्षा का इन्होंने खूब विकास किया, भारत को भर भर के गालियां दी, भारत के कल्चर को भर भर के गालियां दिया, ठीक है ना। अब एक इन्होंने एक बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा है। इन्होंने क्या बोला कि भारत में शिक्षा सब लोगों को नहीं देना चाहिए, ठीक है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन एक शब्द आता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है, देखिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मैकाले ने दिया। इन्होंने इसमें ये बोला कि हम सबको शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि भारत इतना उस समय शिक्षित नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो इन्होंने ये बोला कि अगर शिक्षा को हम कुछ ही लोगों तक सीमित रखें, मतलब अपर क्लास के लिए सीमित रखें, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगी बजाय कि सबको देंगे, क्योंकि सबको देंगे हमारा टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, और इतना जल्दी लोग सीख नहीं पाएंगे और हमारे लिए कंपनियों में काम नहीं करेंगे। सबसे मेन उद्देश्य ये है। तो उन्होंने क्या बोला, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन में ओनली फॉर एजुकेशन इज ओनली फॉर अपर क्लास, ठीक है, अपर क्लास के लिए। अब इसमें देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल देखें, उन्होंने ये जैसे कहा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी उन्होंने उस समय से दिया कि जैसे मान लीजिए अभी की हालत देखी जाए तो इंडिया में मान लीजिए पैसा बांटना हो, ठीक है। तो अपने देश में 140 करोड़ लोगों को अगर दिया जाए एक एक रुपए, तो 140 रुपए करोड़ तो सरकार का होगा खर्चा, ठीक है। 140 करोड़ तो सरकार का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। बट सबके पास कितने कितने आए, एक एक रुपए। अगर वही 140 करोड़ किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए, वही 140 करोड़ किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए, या फिर कुछ पर्टिकुलर 10 व्यक्तियों को दे दिया जाए, तो ये कितना हुआ है, सबके पास 14 करोड़ हो गया, फिर 140 करोड़ एक व्यक्ति। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने से एजुकेशन को फैलाएगा। इन्होंने कंपनी खोल दी, फैक्ट्री खोल दिया, इसमें 10,000 लोगों को वर्कर रख दिया, सबके पेट चल रहे हैं, स्कूल खोल दिया, इतने लोगों को शिक्षा मिली, फिर धीरे धीरे शिक्षा का विकास हो गया। तो इसमें एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शब्द आता है, जिन्होंने लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया, ठीक है। इसीलिए बोला जाता था अंग्रेजी शिक्षा का जनक इसको बोलते हैं, मतलब मेन फैलाने वाला लॉर्ड मैकाले को बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब मैं लॉर्ड मैकाले के बाद एक आपने बहुत ही ज्यादा फेमस वो सुना होगा कि लॉर्ड मैकाले 1835 हो गया। इसके बाद 1854 का अधिनियम आपने सुना होगा, ये शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 1854 में क्या हुआ था, वुड डिस्पैच के लिए, ठीक है। इसके पहले लॉर्ड मैकाले को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लॉर्ड मैकाले जो चाहते थे, एक कलर पर्सनालिटी और पर्सनालिटी बेस्ड लॉर्ड मैकाले एजुकेशन चाहते थे, ठीक है। ये बोलते थे कि जो व्यक्ति बढ़िया लंबा हट्टा कट्टा और अंग्रेजों जैसे दिखने वाला अच्छा स्मार्ट, उनको हम केवल शिक्षा देंगे, ठीक है। इसमें ये बात किया करते थे। तो इतनी बात थी लॉर्ड मैकाले की, ठीक है। 1835 का ये एक्ट आया था, ठीक। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो एक ईयर आता है 1854। आप सबको इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आज ये क्लास लेने का हमारा ये उद्देश्य है कि सब लोग थोड़ा सा जाने किस तरह की शिक्षा का विकास हुआ, ठीक है। तो 1854 1854 डिस्पैच, ठीक है। वुड डिस्पैच की नीति आई 1854 में। 1854 में कौन था यहाँ का शासक, तब थे लॉर्ड डलहौजी थे। उसी समय वुड डिस्पैच की नियम आया, ठीक है। वुड डिस्पैच के नियम में क्या था, अब धीरे धीरे एजुकेशन के और ज्यादा मतलब बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाए, इसकी खास बातें अगर किया जाए वुड डिस्पैच नियम की, सबसे पहला डलहौजी के समय आया ये व्यक्ति, आपको सबको पता है। उसके बाद इसमें क्या किया गया, पहली बार प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा की बात की गई।
प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा की इसमें पहली बार बात किया गया। अभी तक तो केवल बात ही किया गया कि केवल शिक्षा दिया जाए कुछ लोगों को कि न दिया जाए। तो वुड डिस्पैच नियम में पहली बार प्राइमरी टू किया गया। ठीक है, इसको बोला गया मैग्ना कार्टा। भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? तो वुड डिस्पैच नियम को बोला जाता है। वुड इज मैग्ना कार्टा इन द सेंस ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट्स को मैग्ना कार्टा बोलता है, इतना सिंपल, सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स को। ठीक, इसमें और क्या बातें की गई? डलहौजी टाइम है प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी, और धीरे धीरे ये सब विकास होना लगा। इसमें ये बोला गया एजुकेशन टू ऑल, ये सब कर दिया गया। ठीक है, बस इतनी सारी खास बातें थी 1854 के वुड डिस्पैच नियम में। ठीक, अब वुड डिस्पैच नियम के बाद फिर अगला स्टेप आता है। इसी बीच क्या हो जाता है, आप सबको मालूम है कि भारतीय इतिहास में क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। कब होती है? 1857 की 1857 रिवोल्ट। अब सब अंग्रेजों को लग गया था, क्या लग गया था कि भारत में अब रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि 1857 की रिवोल्ट हो चुका है। इसके बाद इनको ये समझ में आ गया कि नहीं, हमको कुछ ना कुछ अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा और ज्यादती हमको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? एक समय बीतता जाता है, रूल्स बनते जाते हैं। वुड डिस्पैच 1854 में आ गया, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी, क्योंकि भारतीयों के लिए थोड़ा बहुत था। अब इसके बाद एक 1882 का ईयर आता है। 1882 में ये ईयर बहुत ही हंटर कमीशन। अब हंटर कमीशन में क्या बात करेंगे? देखिए, यहाँ पे अब अगर कंपेयर भी करना चाहे ना वुड डिस्पैच नियम और हंटर कमीशन, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हंटर कमीशन में अभी क्या बात करेंगे? इसमें देखें, अभी तक क्या होता था, मिशनरीज को अब इसमें सपोर्ट करना बंद कर देंगे। अंग्रेज लोग क्या करेंगे, भाई ठीक है मिशनरीज तुम लोग स्कूल खोलो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग अपने धर्म का प्रचार करो, बट आई विल नॉट सपोर्ट। तो अब क्या करेंगे? जब उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इंडियन को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट टू इंडियन। इंडियन लोगों को सपोर्ट किए कि आप लोग भी प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं। ठीक है, और क्या भी है, बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट थे, अरे डिस्ट्रिक्ट या बोले या फिर कुछ भी बोले, उनमें प्राइमरी स्कूल खोलने की परमिशन दे दिया गया, और आप ठीक आप लोग ये कर सकते हैं। इसके बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वोकेशनल एजुकेशन। अब वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? वोकेशनल एजुकेशन मीन एक तरह से स्किल की ट्रेनिंग देना, व्यवसायिक शिक्षा। आप जैसे कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो वो लोग जाते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ जो आसपास के कारखाने होते हैं वहां पे वो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन का यही मतलब है कि व्यवसायिक शिक्षा में क्या, अब व्यवसायिक शिक्षा क्यों दे रहे हैं सबको आपको पता है, स्किल बन के क्या करेंगे? कंपनी में काम करें और इनको क्या करें? प्रॉफिट करें। ठीक है, तो मिशनरीज को थोड़ा कम सपोर्ट किए, इंडियन को धीरे धीरे सपोर्ट करना ज्यादा कर दिया, और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी स्कूल खोलने की परमिशन दे दी गई और खोला भी गया। ठीक है, बस इतना हुआ। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन। ठीक, तो इतनी हंटर का। अब ये 1882 में आया था हंटर कमीशन। ये हो गई आपकी वुड डिस्पैच की नीति। कभी कभी आ जाता है भारतीय शिक्षा अधिनियम, भारतीय शिक्षा आयोग, इसी को बोल दिया जाता है इंडियन एजुकेशन कमीशन। अगर इंडियन एजुकेशन कमीशन बोला जाए तो किसको? 1882 का हंटर कमीशन के आप बोल देंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई आपके 1882 के हंटर कमीशन। अब धीरे धीरे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे अब देखिए कोई चीज अगर शुरू हुई है तो कभी ना कभी अंत होगा ही। अगर कोई व्यक्ति बहुत धनी है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा गरीब रहे और वो व्यक्ति हमेशा धनी रहे।
ये साइकिल है, ये जीवन का चक्र चलता ही रहता है। तो अब इन्होंने राज तो कर लिया, पर अब धीरे धीरे वो डिक्लाइन मोड में आएंगे धीरे धीरे, कि अब किसी न किसी तरह से कोई न कोई बहाने से जाएंगे ही। तो अब धीरे धीरे चल रहा था बहुत सारे। 1885 बहुत ही ऐतिहासिक सा ईयर है भारतीय इतिहास में, सबको आपको पता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885, आईएनसी बन गई थी। खैर इसको भी बनाने का एक अलग ही उद्देश्य था। इसके लिए भी कहानी है कि मतलब ये अंग्रेजों ने ही बनाया था कि इनको हम एक किसी कोई बोला है सेफ्टी वाल्व की तरह। खैर लेकिन लास्ट में हमारे लिए फायदा किया है। कभी कभी चीजें गलत से भी सही हो जाती हैं। तो इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस शायद नहीं बनाए होते तो आजादी शायद और लेट मिलती है, फिर मिलती नहीं। तो इस तरह से हम बातें 1882 तक पहुंच गए। अब 1882 के बाद एक बहुत प्रमुख 1992 में रैले कमीशन आया 1992। सॉरी 1992 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 1850 1902 में रैले कमीशन आया, माफ करिएगा। तो रैले कमीशन 1902 में आता है। अब रैले कमीशन में क्या होगा? रैले कमीशन में ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसमें देखिए अभी तक तो थोड़ा प्राइमरी एजुकेशन की बात की। इसमें यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी के रिफॉर्म, इसको यूनिवर्सिटी रिफॉर्म बोला जाता है भारत में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की स्थिति को सुधारने के लिए अब इसमें यह कहा गया कि भारत में ठीक है प्राइमरी शिक्षा तो ठीक है, लेकिन इसको प्राइमरी शिक्षा को हम यूनिवर्सिटी से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए इन्होंने रैले कमीशन 1902 में इसके एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी को क्या किया? स्कूल से अलाइन कर दिया, ठीक है। स्कूल से अलाइन कर दिया मतलब यूनिवर्सिटीज जो होंगे वो स्कूल लेवल की भी शिक्षा को देखेंगे। ये रैले कमीशन की प्रमुख विशेषताएं हैं। कभी एग्जाम में आ गया या फिर ऐसे नॉर्मल जानकारी के लिए तो वहां से वो वाच करेंगे। अब इसमें क्या किए? अब देखिए यूनिवर्सिटी का और कौन वो ले लिए? अब इससे क्या होता जा रहा था कि देखिए पिछले वाले आयोग में हमने अंडर कमीशन क्या किया, स्कूल आप लोग भी खोल सकते हैं, आप भी प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं, स्कूल चला सकते हैं। तो भारतीयों का दबदबा बढ़ता गया, भारतीय लोग ज्यादा थोड़ा आगे बढ़ने लगे। तो उनको लगा नहीं, कहीं ना कहीं किसी माध्यम से हम इनको दबाना हो। तो यूनिवर्सिटी रिफॉर्म कर दिया और यूनिवर्सिटी में पूरा अधिकार किसका होगा? यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लोगों का, मतलब अंग्रेज लोगों का अधिकार होगा। अब समझ लीजिए जब इंग्लिश लोगों का अधिकार होगा, जैसे वो नियम बनाएंगे ऐसा ही चलेगा। खाली तुम वहां नीचे बैठे रहोगे, मतलब चलाते रहोगे उसको, तो ना कि कुछ बड़ा स्टेप ले पाओगे, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। उसके बाद इसमें और थोड़ा बहुत इसके पॉजिटिव पॉइंट बात किया जाए कि न्यू कोर्सेस बने, नए न्यू पैटर्न से बने सब्जेक्ट। तो 1902 का रैले कमीशन हुआ। रैले कमीशन के बाद फिर इसमें एक बात और मैं यहीं पे दूसरी तरफ बता देना चाहता हूँ कि ये चीजें आपने, रैले कमीशन किससे रिलेटेड था? यूनिवर्सिटी से। अब उसके बाद आता है 1917 का साल, जिसको सैंडलर कमीशन के नाम से जानते हैं। ये कभी कभी आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है। चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, तो ज्यादातर इन्हीं एग्जामों में आता है मैच द फॉलोइंग बनाने के लिए कि सेंट्रल कमीशन कब आया, अंडर कमीशन कब आया, रैले कमीशन कब आया, किससे रिलेटेड है, ये कभी आ जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल कमीशन की अगर हम बात करें 1917 में, इसको एक और कमीशन के नाम से जानते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। देखिए उस समय जब भारत था ना, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग UNIVERSIT है, ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है, इसी को नाम बोला जाता है। उस समय देखिए भारत
अंग्रेज जो आ जाए सबसे ज्यादा कलकत्ता हुआ था, धनी हुआ करता था, तो वहीं पे ज्यादातर लोग रहा करते थे, तो इसीलिए कलकत्ता सेंट्रल कमीशन 1917 में बना। इसमें क्या किया, देखिए उत्तर प्रदेश के लोग जो भी होंगे, यूपी के लोग, तो वो इंटर कॉलेज का नाम सुने होंगे। हमारे मध्य प्रदेश में तो खैर नहीं चलता है, इसको 12th बोलते हैं, हायर सेकेंडरी बोलते हैं, इंटर कॉलेज। अब इंटर कॉलेज यूपी में आप जितने भी स्कूल होंगे जो 12वीं तक होंगे, 10वीं से 12वीं तक, 11 11 12 को क्या बोलता है, इंटर कॉलेज की पहली बार से इस सैंडलर कमीशन के द्वारा लगा। इसमें यह कहा गया कि बच्चा जो है जब 10th तक रहता है हाई स्कूल, उसके बाद वो डायरेक्ट जब कॉलेज में जाता है, ठीक है, डायरेक्ट पहले 11th हुआ करता था बोर्ड, और हम लोग के नहीं, पिछले जब पहले जमाने में हम लोग के, खैर ये तो और पुरानी बात है। तो इंटर कॉलेज में उनका केवल यही कहना था, जब बच्चा कॉलेज में सीधे जाता है तो उसको दिक्कत होती है, इसलिए उसी को पैटर्न को आप 11th 12th में पढ़ाओ, उसको इंटर कॉलेज बोला जाता था, ठीक है। इसको जैसे 10+2+3 ये सिस्टम चलता है। 10th मतलब 10th तक, 10 साल मतलब 11 12 और 3 साल फिर कॉलेज का सिस्टम, तो इंटर कॉलेज 11 12 ये सिस्टम इसी में आया, ठीक है। तो तभी से अभी तक चल भी रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या गया, टीचर ट्रेनिंग की बात किया गया। टीटी मतलब टीचर ट्रेनिंग, टीचरों को ट्रेनिंग दिया जाए, ऐसे नहीं कि ऐसे ही आ गए हैं तो उनके शर्ट पैंट पहन के और पढ़ाना शुरू कर दे, नहीं, उनमें उनको ट्रेनिंग दिया जाए। फिर अभी तक सबसे एक बड़ी बात हुई वोमेन, वोमेन के उसमें किया गया कि इनको भी एजुकेशन दिया जाए, प्रमोट, ठीक है। तो सोल्जर कमीशन की इतनी सारी बातें हुई हैं, और कुछ बातें हुई जिसमें माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्कूल को इसमें यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया, ये जोड़ा ही ना गया, सेकेंडरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी, ये हो गया। देखिए कहीं ना कहीं उसी में रिफॉर्म धीरे धीरे करते जा रहे हैं, बस, ठीक है। अब इतनी सारी हमारा सेंट्रल कमीशन की बात की। अगर हम पिछले की बात करें, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन के बाद फिर आपने 1902 का रेलवे कमीशन, और तीसरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1917, ये अब चरण से चल रहे हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो 1917 के बाद एक साल आएगा, सारी चीजें हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से जो चीजें चल रही है तो वो चल ही रही है अपने इंडिया में, ठीक है। अब बीच में सारी चीजें आ रही हैं, गांधी जी का अपना असहयोग आंदोलन चल रहा है, चौरी चौरा कांड हुआ, फिर उसके बाद उधर चंद्रशेखर आजाद अपना अलग से धूम मचाए हुए हैं, तो वो सारी चीजें चल ही रही हैं, ठीक है। वो सारी चीजें चलने के बाद अब अपना एक साइमन कमीशन आपने सुना 1928 में आया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1929 एक साल चला, सबको पता है, नेहरू रिपोर्ट, फिर लाहौर अधिवेशन, ये सब हिस्ट्री की बातें। अभी हम केवल एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे किस तरह से चला। तो उस समय एक व्यक्ति, हार्टोज कमीशन, हार्टोज कमीशन, हार्टोज कमीशन की प्रमुख बातें क्या क्या रही होंगी 1917 में हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हार्टोज कमीशन की बात करेंगे 1929 में। अब 1929 में हार्टोज कमीशन में क्या मुख्य बातें रही हैं, सबसे पहली बार, अब देखिए हम कुछ देर से देख रहे हैं सारी चीजों को जोड़ने का काम यूनिवर्सिटी से हो रहा है। जब यूनिवर्सिटी से सारी चीजें रिलेट कर दी जाएंगी तो आपको पता है इसमें आपका हमारा प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो प्राइमरी एजुकेशन इन्फ्लुएंस, निगेटिव पॉइंट, ठीक है, मतलब हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ होता जा रहा है। अब और इसमें क्या किया गया है, हार्टोग कमीशन जो इन्होंने, इसमें एक रिपोर्ट आई थी कि इंडियन
एजुकेशन सिस्टम को सर्वे किया गया था। ठीक है, उसके बाद सर्वे में इन्होंने क्या किया, अब सर्वे में प्राइमरी एजुकेशन इन्फ्लुएंस हुआ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सर्वे कर दिया गया। ठीक है, अब सर्वे किया गया और सर्वे में क्या पाया गया कि दो चीजें आती, एक वेस्टेज होता है, एक स्टैग्नेशन। वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, ठीक ना। अब वेस्टेज मतलब क्या होता है, क्षति, क्षति, और स्टैग्नेशन मतलब गतिहीन, इसको हिंदी में बोले तो क्षति, ये गतिहीन। अब क्षति और गतिहीन में क्या हुआ, इन्होंने ये सर्वे किया है कि भारत में जो है क्या होता है, वेस्टेज और स्टेग्नेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक ना। अब वेस्ट क्षति मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे व्यक्ति मान लीजिए स्कूल गया, ठीक है, 1 से लेकर 4th क्लास तक पढ़ा, उसके बाद फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, 8th क्लास तक पढ़ा, 6th क्लास तक पढ़ा, 10th क्लास तक पढ़ा, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। रीजन मैरिज, शादी हो गई, खेती किसानी में अपना एंगेज हो गया, छोटी मोटी नौकरी करने लगा, इस वजह से वो पढ़ाई छोड़ दिया। तो जितना इसमें मनी लगा, मनी हुआ ना, वो सब क्या हो गया, वेस्ट हो गया। सरकार बोल रही है, इन्होंने मतलब हार्टोग कमीशन की रिपोर्ट में इन्होंने ये बोला कि हमारी सारी की सारी जो इसमें हम मनी लगाए, इसमें पैसा खर्चा किए, सारा वेस्ट हो गया, क्योंकि वो कोई आउटपुट देगा ही नहीं, क्योंकि वो बीच में ही छोड़ दिया। तो ये वेस्टेज है, प्राइमरी एजुकेशन को खासकर बोला गया। ठीक है ना, तो ये वेस्टेज बोला गया। इसके बाद गतिहीन है, गतिहीन क्यों बोला गया, स्टेप, क्योंकि ये बोला गया, जैसे मान लीजिए अभी भी हम आप देखते हैं, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है 5वीं क्लास 10 बार पढ़ा, 10 बार खैर नहीं पढ़ता, 2-3 बार पढ़ते हैं, 6ठी क्लास पास ही नहीं हो रहा है, फेल। ठीक है, 8वीं क्लास 5-6 साल से पढ़ रहा है, उसका उम्र बढ़ रही है, लेकिन वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा है, कोई अपना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो गतिहीन है, बहुत धीरे धीरे है इंडियन सिस्टम, जो प्राइमरी सिस्टम है। इसलिए इन्होंने हार्टोग ने ये सर्वे करके उस समय बताया। ठीक है, इसमें फिर एक और बोला है, वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन, इसका सिद्धांत इसमें ये आता है, कोई कोई एग्जाम में आता है, वेस्टेज स्टेग्नेशन हार्टोग कमीशन। इसमें और टीचर्स को, टीचर के टीचिंग मेथड को अच्छा किया, टीचर्स की टीचिंग मेथड को इसमें प्रमोट किया गया। और एक बात इसमें और जो प्रमुख रूप से किया गया कि यहाँ पे लिख देते हैं, टीचर सैलरी इंक्रीज। अब देखिए आजकल मतलब अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति देखा जाए तो क्यों गड़बड़ है, सरकारी स्कूल के कई कई वेतन कहीं रुके हुए हैं, कभी आ नहीं रहे, कभी 1 तारीख को आने की जगह पर 25 तारीख को आ रहे, तब तक व्यक्ति क्या करे, तो ऐसे वो लाचार हो जाता है और पढ़ाने उसका मन नहीं लगता, क्योंकि हर व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, जो कि उससे वो नहीं तो टूट जाता है और उसका मन नहीं लगता। तो इस तरह से टीचर की सैलरी को इंक्रीज किया गया उस समय। ठीक है, तो ये इसी कमीशन के तहत किया गया। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ 1929 तक की हमारी बातें हो गई, तो उसका घर परिवार का पालन पोषण सारी चीजें चलने लगी। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, अब भारत में 1929 पहुंच गई कहानी, तो 1929 में हम सब लोग को पता है भारत में गांधी जी क्या कर रहे थे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब सभी ने अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च वगैरह किए थे। उस समय गांधी जी अपना काम उधर पहले कर रहे थे, तो उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया। बीच में सारी घटनाएं हुई। उसके बाद एक तरह बात करें, थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि 1937 1937 ये सन था। ठीक है, आपको सबको पता है इसी समय त्रिपुरी अधिवेशन वगैरह भी हुए, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया, काफी सारा लफड़ा चला, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं, वो हिस्ट्री का पोर्शन है। अभी हमारा ये पोर्शन है केवल कि कैसे डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन सिस्टम का। तो इसमें एक वर्धा योजना, वर्धा प्लान बोल दें। अब ये
आप सबको पता है वर्धा इज रिलेटेड टू गांधी जी। गांधी जी, तो इसमें गांधी जी की किस तरह शिक्षा पद्धति, अब अगर कभी कोई एग्जाम में आए, मान लीजिए मेंस का आप एग्जाम दे रहे हैं कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, तो ये इस पॉइंट को आप जरूर मेंशन करेगा, वर्धा प्लान। तो वर्धा प्लान उनका क्या था। वर्धा नागपुर का जगह है, आपको पता है, वहां पे उनका आश्रम बना हुआ था। तो इन्होंने इस शिक्षा पे बल दिया कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि प्राइमरी शिक्षा दे, प्राइमरी शिक्षा में फोकस करना चाहिए, प्लस अगर आप 7 घंटे क्लास कर रहे हो तो 4 घंटे आप थ्योरी पढ़ो और 3 घंटे खुद से काम करो। जैसे चरखा बनाना, उनका एक औजार था चरखा बनाना, ठीक है, मतलब कि स्किल्ड एजुकेशन पे बात की है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस एजुकेशन पे बात की है, ठीक है। गांधी जी ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में किया, क्या करने लगे बच्चों को, अगर 4 आवर प्रैक्टिस मीन्स अर्न मनी। देखिए गुजराती व्यक्ति थे तो थोड़ा बहुत तो असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि अच्छी बात भी है। 4 आवर आप प्रैक्टिस करो, किसमें, जैसे चरखा से आप वो बनाओ, मसाले बनाओ, नमकीन बनाओ, कुछ भी, दरी बुनो, ये सब करो, इससे आपकी अर्निंग भी होगी। और उसके बाद 3 घंटे पढ़ो, 3 आवर स्टडी करो। तो इस समय आप क्या होगा, तो बच्चे में स्किल डेवलप हो जाएगा शुरू से ही कमाने की, ठीक है। तो इस शिक्षा पे उन्होंने बल दिया, और मतलब स्किल एजुकेशन पे उन्होंने बल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग सबको पता है, करके सीखो। एंड उन्होंने 4H यहाँ पे दिया। 4H मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4H उनके थे, क्या थे, ठीक है, हेड, हेल्थ, हैंड और हार्ट। 4H का सिद्धांत महात्मा गांधी का था, ठीक है, महात्मा गांधी जी का। 4H, हेड मतलब दिमाग, हेल्थ मतलब अपना शरीर स्वस्थ रखो, हैंड अपने हाथ से कामों को करो, सबसे पहले उन्होंने यही बल देते थे कि अपने हाथ से कामों को, और हार्ट मतलब अपने हृदय से जो भी वो करे, ठीक है। अब इस वर्धा जो प्लान था, इसका अध्यक्ष कौन था, प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन साहब थे, ठीक। वर्धा प्लान गांधी जी स्किल द्वारा, 4 घंटे प्रैक्टिस, 3 घंटे अपना स्टडी करो, लर्निंग बाय डूइंग करो, खुद से करो। 4H का इन्होंने सिद्धांत दिया, हेड, हेल्थ, हार्ट, हैंड एंड हार्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन साहब थे, तो इन्होंने ये किया, ठीक है। और इन्होंने एक शब्द कहा था उस समय, टेक्स्ट बुक इज व्हीकल। टेक्स्ट बुक इज ए व्हीकल का ये मतलब हुआ कि टेक्स्ट बुक जो है ये केवल आपका एक साधन है कि आप ऑर्गेनाइज वे में चलो, इनके अनुसार पढ़ो, ये आपका असली ज्ञान नहीं है। टेक्स्ट बुक फॉलो करिए, आप किताबों के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि इतना डाइवर्स चीजें हैं। अभी भी जैसे होता है कि एक अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम देना है, एमपीपीएससी का एग्जाम देना है, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना है, तो एक सिलेबस डिजाइन होता है। उस सिलेबस डिजाइन का मतलब यही होता है कि आप ऑर्गेनाइज वे में चलें और उसके रेफरेंस में पढ़ें। जबकि आना, आपने कई बार देखा होगा कि वो सिलेबस से नहीं आया, सिलेबस तो सारा कुछ है, वो केवल एक व्हीकल है कि आपको इस तरह डायरेक्शन में इस तरह चलना है। तो गांधी जी ने यही बोला था किसको, टेक्स्ट बुक को। अब उसके बाद अब आपको सबको पता है कि अब अंग्रेज क्या करेंगे, थोड़ा सा बुखला जाएंगे भाई कि ये इंडियन व्यक्ति अपना एजुकेशन पॉलिसी बना रहा है। तो उन्होंने क्या करेंगे कि हमको लॉलीपॉप देने की कोशिश करेंगे, आप लोग ये एजुकेशन ले लीजिए, ये कर लीजिए और आपका विकास हो जाएगा। तो लास्ट में उनको एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1944, इसको बोला गया था
सार्जेंट प्लान, ठीक है। सार्जेंट प्लान आया था 1944। इसमें अब उन्होंने क्या बोला था, सबसे मेन इसमें उद्देश्य था कि जो अपना अंग्रेज मतलब ब्रिटेन की एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया पे लाना चाहते थे, ठीक है ना। ब्रिटेन एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया में लाना चाहते थे, बट अब तक थोड़ा इंडिया जाग चुका था। इंडिया लगभग आजादी के उस मोड़ पे पहुंच चुका था कि अब हम आजाद होने ही वाले हैं, ठीक है। देन फ्री, ये सबसे बड़ा पॉइंट आ गया, फ्री एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर। अभी तक किसी ने बात नहीं किया था कि फ्री एजुकेशन देने की बात किया अंग्रेजों ने। इस सार्जेंट सोचे कि अंग्रेज मतलब भारत के लोगों को फ्री ज्यादा पसंद आता है तो लोग फिर से हमारा प्लान मान लेंगे, लेकिन इंडिया ने कह दिया नहीं भाई, ये प्लान आप अपने पास रखिए, हमारे पास ऑलरेडी सारी चीजें प्लान है, हम अपना खुद अपना नियम बना लेंगे, अपना सब कुछ बना लेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट उनका वो था। उसके बाद आपको सबको पता है 1947 में फ्रीडम मिल जाता है इंडिया को। फिर उसके बाद की जो भी पॉलिसी लाइन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, भारत सरकार अपने हिसाब से बनाए है। और आज नई शिक्षा नीति 2020 आ गई, उसके पहले 1986 में शिक्षा नीति आई थी। ये कभी हम आगे बात करेंगे। इसमें एक फैक्ट और जान लेते हैं, जैसे फ्री एजुकेशन की यहाँ पे हम बात करें, ठीक है। तो फ्री एजुकेशन के बाद भारत में सबसे पहले 1913 में एक व्यक्ति होते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, सबको पता है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो 1913 में उन्हें गोखले बिल लाया था। गोखले बिल द्वारा पहली बार फ्री एजुकेशन को लाने का प्रयास किया गया था इंडिया में, बट उसको नहीं माना गया था, फिर बाद में दिया ही गया। तो अगर कभी आया जाए फ्री एजुकेशन से कौन रिलेटेड है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया। तो इस तरह से 1944 तक की आज हम बात कर ली है। अब अगर आगे हो सकेगा तो हम देख लेंगे कि किस तरह 2020 के नई शिक्षा नीति तक आए। तो आई होप ये सारी वीडियो आपको मतलब ये आपको सारा कुछ धीरे धीरे याद हो जाएगा अगर आप देखेंगे, और आपको काफी जानकारी इससे मिलने वाली है कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो हंटर कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डिस्पैच नियम बहुत ज्यादा जरूरी है, हार्टोग कमीशन, सर्जन तो ठीक है लास्ट में आया, सैंडलर आया। तो इस तरह से सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। आप आगे मिलते हैं फिर कि किस तरह से एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक आई। तब तक देखते रहिए, धन्यवाद।